सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत। 22 दिसंबर 2023 को करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की करते हैं शुरुआत आज के दिन के साथ। आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आज 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। भारतीय राष्ट्रीय गणित दिवस जो मनाने की शुरुआत कब होती है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, चलिए बात करते हैं। 2012 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता के अंदर भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जन्म दिवस पर यह निर्णय लिया जाता है कि 2012 के बाद में श्रीनिवास रामानुजम जो थे, जो भारतीय गणितज्ञ थे, देश और विदेश के अंदर उन्होंने अपनी क्षमता का, अपने कौशल का जो परचम लहराया, उसी के उपलक्ष्य के अंदर हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की शुरुआत करी गई। बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजम के बारे में। जन्म 1887 के अंदर होता है इनका, कहां पे? तमिलनाडु में। मृत्यु भी अल्प समय में ही हो गई और मृत्यु हो जाती है उनकी 1920 में। लगभग 33 साल की उम्र के अंदर ही उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। लेकिन संसार को छोड़ने से पहले उन्होंने बहुत सारी ऐसी गणितीय कौशल और परिमेय की संख्याओं का जो होता है उसके अंदर उन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। इसीलिए इंग्लैंड या उस समय तत्कालिक समय पे जो ब्रिटेन जिसका भारत उपनिवेश था, उसने वहां पे उनको एक बहुत बड़ी उपलब्धि से उनको नवाजा और उनका नाम था रॉयल फेलोशिप, जो किसी विशेष व्यक्ति को और विशेष क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। तो इस पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया। तो आज का जो दिवस है वो 22 दिसंबर अपने लिए इसलिए इंपॉर्टेंट कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो हम सब लोगों को विदित कि श्रीनिवास रामानुजम गणितज्ञ जो थे, उन्हीं की याद में इसको मनाया जाता है। 2012 से इसकी शुरुआत होती है और हर साल ये जो है वो पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे पुरस्कार भी दिया जाता है जो नवोदित गणितज्ञ हैं, उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। बहरहाल सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी वर्ग में किस उपन्यासकार को चुना गया है? बात करते हैं कि साहित्य जो के क्षेत्र के अंदर जो पुरस्कार दिए जाते हैं, इनकी स्थापना या इसकी शुरुआत कब होती है? 1955 में। हेडक्वार्टर कहां है इसका? न्यू दिल्ली में। पुरस्कार की राशि कितनी जाती है? 50,000 रुपए। इस साल किसे दिया गया? इस साल दिया गया संजीव को। संजीव कौन है? उपन्यासकार है और रचना क्या रही? मुझे पहचानो। मुझे पहचानो की रचना के लिए इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया। बात कर लेते हैं अंग्रेजी साहित्य के बारे में भी। अंग्रेजी साहित्य में किस जो है उपन्यासकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार, अभी हिंदी कैटेगरी की तो बात हो ही रही है, लेकिन इंग्लिश के बारे में बात करने चले, अगर बात करते चलते हैं तो नीलम शरण को अंग्रेजी साहित्य के लिए भी इस कैटेगरी में चुना गया है। अब बात करते हैं कि भारतीय क्षेत्र के अंदर, साहित्य के क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा अगर पुरस्कार दिया जाता तो वो कौन सा है? आंसर आता है इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का साहित्य के क्षेत्र के अंदर सबसे उम्दा, सबसे ऊंचा अगर पुरस्कार दिया जाता है, उस कैटेगरी का जो नाम है वो कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद जो बात आती है वो किसकी आती है? साहित्य अकादमी। बहरहाल आप देख रहे हैं कि डॉक्टर संजीव, जिनकी रचना है कौन सा? मुझे पहचानो के लिए इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। 1955 में इसकी शुरुआत हो जाती है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1954 के अंदर इसकी स्थापना हो जाती है। 1955 के अंदर ये पुरस्कार दिया जाने लगता है और हर साल जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। इनामी राशि के बारे में बात करते हैं तो 50,000 उसके तौर पे इनको इनामी राशि दिया जाता है। इसके साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और इनामी राशि 50,000 रुपए। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। संजीव हिंदी वर्ग के लिए दिया गया। मुझे पहचानो इसकी कैटेगरी है। अंग्रेजी वर्ग में नीलम शरण कौर को दिया गया। उर्दू वर्ग के अंदर सादिक नवाब शहर को ये दिया गया। कुल 24 भाषाओं के अंदर ये प्रदान किया जाता है। तो 22 भाषाएं हैं, फिर 2 भाषाएं ऐसी कौन सी होगी? बिल्कुल ये आपका वाजिब प्रश्न है। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि अंग्रेजी और राजस्थानी। अंग्रेजी और राजस्थानी जो 2 भाषाएं हैं, इन
कैटेगरीज के अंदर भी इसको दिया जाता है। तो हम सब लोगों को विदित की 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं शामिल, लेकिन उसके अंदर राजस्थानी भाषा शामिल नहीं। तो 22 + 2 तो कितने हो गए टोटल 24। तो 24 भाषाओं के अंदर पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत होती है 1955 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। पुरस्कार राशि 50,000 रुपए। साहित्य अकादमी जी की पुरस्कार की शुरुआत होती है, ये स्थापना होती है मार्च 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है वो कहां पे, न्यू दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा, अगर साहित्य के क्षेत्र के अंदर पुरस्कार की अगर देखा जाए, दृष्टि से देखा जाए, तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो सबसे उम्दा, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चलिए जान लेते हैं सेशन का दूसरा प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में $5 ट्रिलियन का, यह कह सकते हैं कि पैसों का आंकड़ा छू लिया है? तो अब बात करते हैं कि अभी 5 ट्रिलियन की वैसे देखा जाए तो भारत की जो इकोनॉमी है उसका कल हमने जो सेशन करा था उसके अंदर 15% की, अगर विदेशी प्रवाह के तौर पे देखा जाए तो विश्व का जो 15% का जो मार्केट है वो कहां से गुजर करके आता है, वो भारत से गुजर करके आता है। लेकिन सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की ऐसी कौन सी बैंक है जिसके अंदर, या कह सकते हैं उसके द्वारा 5 ट्रिलियन बाजार का जो है उसने क्या कर लिया है, यहाँ पे टर्नओवर कर लिया है। स्थापना के बारे में बात करते हैं, इस बैंक के बारे में बताता चलता हूं आपको। 1 जुलाई 1955 को स्थापित एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले क्या जाना जाता था इसको, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को प्रतिस्थापित करके और एसबीआई बैंक बनाया गया। एक बात तो यह है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष कौन है, जिनका नाम है दिनेश खारा। दिनेश खारा इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। हेडक्वार्टर कहां पे इसका, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। एसबीआई बैंक कितनी शाखाएं हैं विश्व भर, अगर विश्व की अगर बात करें तो 29 विश्व के अंदर जो देश है, 29 विदेशी देशों के अंदर इसकी शाखाएं या वहां पे इसका संचालन किया जाता है। उपभोक्ताओं के अगर बारे में बात करें, 48 करोड़ उपभोक्ताओं के अकाउंट किसके अंदर है, एसबीआई बैंक के अंदर है। लगभग 22,400 के आसपास इसकी शाखाएं हैं, इसकी ब्रांचेज है कहां पे, भारत के अंदर। और लगभग 29 देशों के अंदर इसका व्यापार, वाणिज्य और इसकी बैंक्स। हाल ही में हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका के अंदर हमारी वित्त मंत्री जो थे उन्होंने वहां पे विजिट करा और वहां पे त्रिकोमाली नाम की एक जगह पे भी एसबीआई बैंक है, उसकी शाखा खोली गई। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक, और आरबीआई की तरफ से एक चुनावी बॉन्ड जो है वो जारी करने की घोषणा की गई। उसके अंदर किसी भी बैंक को अगर अधिकृत किया गया, राष्ट्रीय दलों के चुनावी बॉन्ड को, जिसको आम नागरिक खरीद सकते हैं, और उसके माध्यम से, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उन पार्टियों को जो चंदा दे सकते हैं, उसके लिए भी अधिकृत जो बैंक है वो भी कौन सी है, एसबीआई बैंक। ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। अब आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि 5 ट्रिलियन का आंकड़ा किसने छू लिया है, आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, एसबीआई बैंक। इसके अलावा निजी क्षेत्र की अगर बैंक की बात करते हैं तो इसके अंदर निजी मार्केट के अंदर सबसे बड़ा बाजार कैपिटलाइजेशन करने वाली भी अगर कोई बैंक है, वो बैंक कौन सी, एचडीएफसी बैंक की, भारत की ही है। और वगु वर्गीस के द्वारा इसकी स्थापित किया गया। 2006 के अंदर इसकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। बहरहाल ये जो सारी बैंकें हैं ये भी आपको अनुसूचित बैंकों की श्रेणी के अंदर ही ये आती हैं। और वर्तमान में दिनेश खारा एसबीआई बैंक के चेयरमैन है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। एसबीआई बैंक 1 जुलाई 1955 की स्थापना, 22,405 शाखाओं वाला, 65,627 इसके एटीएम्स और 48 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं वाला भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, वो एसबीआई का है। 29 देशों में इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार संचालित है। अध्यक्ष इसके दिनेश कुमार खारा, मुख्यालय इसका कहां पे, मुंबई में। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो स्वामीनाथन जानकी रमन जो है वो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। और हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने त्रिकोमाली एक जगह है जो श्रीलंका के अंदर स्थित, वहां पे भी उन्होंने यहाँ पे कार्यालय वहां पे उन्होंने खोला था एसबीआई का। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से सबसे बड़ा बैंक अगर बात करते हैं, निजी बैंकों के बारे में बात करते हैं तो वो कौन सा, एचडीएफसी के बाद में आईसीआईसीआई और लास्ट में आता महिंद्रा कोटक, भारत का बड़ा बैंक निजी क्षेत्र का। तो ये सारे जो बैंक है ये निजी क्षेत्र के अंदर भी अपनी परफॉर्मेंस के नाम से ये जाने जाते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3।
हाल ही में उन्नत आरोग्य श्री योजना की शुरुआत किस राज्य में करी गई? तो पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि 1 नवंबर 1956 को भारत के अंदर भाषा के आधार पे जो बनने वाले जो राज्य थे उसके अंदर आंध्र प्रदेश भी शामिल था। हालांकि आंध्र प्रदेश की जो है स्थापना पहले ही हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एक बात तो ये, और इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है अमरावती। वहां पे नई सरकार बनने के बाद में एक नई योजना लाएगी जिसको कहा जा रहा है उन्नत आरोग्य श्री योजना। इसके अंतर्गत क्या होगा? 5 लाख से कम आय वाले, 5 लाख से कम आय वाले परिवारों को 25 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का निशुल्क चिकित्सा बीमा भी कह सकते हैं और उनका इलाज भी, ये दोनों यहां पे उस सरकार ने लोगों का करवाने का क्या कर रहा है? निश्चय करा है। तो ये जो उन्नत श्री जो योजना है इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और वहां की सरकार ने 5 लाख रुपए से कम आय वाले जो लोग हैं उनको इस योजना के अंदर क्या किया है? कवर किया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। उन्नत आरोग्य श्री योजना 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला, वार्षिक 5 लाख या उससे कम आय वाले लोगों को दिया जाएगा। 1.48 करोड़ लोग इसके दायरे के अंदर आएंगे, या कैसे 1.48 जो परिवार आएंगे। और अगर वहां पे लोगों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 4.25 करोड़ के आसपास लोगों को कवर किया जाएगा। भाषा के आधार पर बनने वाले राज्य के बारे में बात करी जिसके अंदर आंध्र प्रदेश था। स्थापना इसकी कहां हो जाती? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी इसकी अमरावती। आंध्र प्रदेश अमरावती के अंदर वर्तमान के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक नया उच्च न्यायालय खोलने की, एक खंडपीठ खोलने की घोषणा करी है जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय होगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किस फिल्म को गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर पुरस्कार से इसको क्या किया गया है? नवाजा गया। पुरस्कार की राशि कितनी है? 51 लाख। स्थापना कब हो जाती है कोलकाता फिल्म फेस्टिवल की? ये हो जाती है 1955 के अंदर। और उसके बाद में फिल्म फेस्टिवल होता है और उसके अंदर जो है वो यहाँ पे पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ये है कौन सा? चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी। ये कहाँ की मूवी है? ये कहाँ की पिक्चर है? ये पिक्चर है कहाँ की? इजराइल की। इजराइल वर्तमान में चर्चाओं में बना रहा है, हम सब लोगों को विदित। और भारत सरकार ने अपने लोगों को वहां से स्वदेश सकुशल वापसी कराने के लिए कौन सा? ऑपरेशन अजय चलाया गया। बेंजामिन नेतन्याहू वहां के प्रधानमंत्री, और आयरन स्वॉर्ड वहां की एक उन्नत टेक्नोलॉजी वाली रक्षा, एक तकनीक जिसके जरिए अगर कहीं से बाहर से भी किसी प्रकार का कोई अटैक होता है तो उसको रोक सकता है। इसके अलावा आयरन डोम्स ने इस बार धोखा दिया, ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। और इसके बाद में इजराइल ने एक नवनिर्मित तकनीक के थ्रू अपने पूरे देश को चारों तरफ से रक्षा प्रणालियों से युक्त उसको कर दिया गया है। अभी आप बात करते हैं कि अभी ऑपरेशन अल अक्सा एक ऐसा अभियान जो हमास के द्वारा चलाया गया, और हमास ने बहुत सारे ऐसे बंधक बना लिए। कौन से? किसके देश के बंधक बनाए उन्होंने? इजराइल के। इजरायली लोगों को बंधक बना करके अपने शिविरों में ले गया, और उसके बाद में अगर युद्ध खत्म करने की अगर घोषणा कर रहा है कि हम आपके बंधकों को तभी छोड़ेंगे जब आप यहां पे क्या कर दोगे? संघर्ष विराम कर दो। हालांकि यूएन के अंदर बार बार प्रस्ताव आ चुके हैं, लेकिन कई वीटो पावर जो कंट्रीज है उनके द्वारा जो वीटो कर दिया गया उसके बाद में प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। चिल्ड्रन फॉर नोबडी इजराइल फिल्म है। 29वें फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर उसको सम्मानित किया गया। पुरस्कार की राशि 51 लाख रुपए। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार है कार्लोस डैलियन वेनेजुला के हैं, और विशेष जूरी पुरस्कार में अंजन दत्त चलचित्र की अखौन की। अब बात कर लेते हैं कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कब होती है? 1955 में होती है, और इसके अंदर 51 लाख रुपए की नगद राशि का पुरस्कार दिया जाता है। और अभी दिया गया चिल्ड्रन फॉर नोबडी है, और इसके अंदर कौन सी पिक्चर थी? ये एक इजरायली मूवी थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय कैमलिड्स दिवस वर्ष घोषित किया गया? अब ये क्या है? विश्व के अंदर ऊंटों को सहेजने के लिए
और उनकी संख्या जो प्रतिदिन गिरावट हो रही है, उस संख्या को संरक्षित करने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये वर्ष जो है, उस वर्ष की शुरुआत करिए कौन सा, 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमिलेट्स दिवस मनाने की घोषणा करिए, जिसके अंदर 90 देशों के अंदर ऊंट पाए जाते हैं। उन ऊंटों को संरक्षित करने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए इस प्रकार की मुहिम चलाई गई है। बात करते हैं 2023 को। 2023 को कौन सा ऐसा एक साल यूएनओ के द्वारा रखा गया जिसके अंदर उसको सहेजने का, उसको कंजर्व करने का और लोगों में उसके बारे में धारणा, उसको चेंज करने का अगर काम करा गया, तो वो अनाज कौन सा है, वो एक मोटा अनाज है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा सर्वाधिक वो जो उत्पादित किया जाता है, और आंसर इसका हो जाता है कौन सा, बाजरा। तो बाजरे को 2023 के अंतर्गत यूएनओ के द्वारा उसको क्या कर दिया गया, मोटे अनाज के अंदर उसको क्या कर दिया गया, इस साल उसको डेडिकेट करने की घोषणा करी गई है। अब अगर यूएनओ की करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो जाती है। लगभग 193 देश इसके सदस्य हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, अमेरिका में है। चलिए देख लेते हैं। इसके अलावा वहां के जो वर्तमान में जो महासचिव है जिनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है, और वहां वो कहां से आते हैं, वो पुर्तगाल से आते हैं। तो 2023 में अंतरराष्ट्रीय कैमिलेट दिवस, कैमिलेट्स की अतिरिक्त क्षमता के बारे में लोगों को जागरूक करना, अनुसंधान क्षमता और नवीन प्रथाओं के माध्यम से कैमिलेट क्षेत्र के अंदर निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। विश्व के 90 देशों के अंदर ऊंट पाए जाते हैं, उन्हीं को संरक्षित करने के लिए इस प्रकार की मुहिम चलाई जा रही है यूएनओ के द्वारा। ग्रीक भाषा में टाइलोडोपर्डाइस को किसको कहा जाता है, जिसके अंदर गद्देदार पैर। हम सब लोगों को पता है कि रेगिस्तान का जहाज के नाम से अगर किसी को उपनाम दिया जाता है तो वो ऊंट को दिया जाता है। और राजस्थान, ये इसके जो पड़ोसी जितने भी जो पाकिस्तान के साथ में जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं, जिसके अंदर गुजरात है, पंजाब है और राजस्थान, जैसे जहां पे ये सबसे ज्यादा ऊंट वहां पे पाया जाता है। संख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर ऊंट पाए जाते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित 193 देशों से सुसज्जित यूएनओ, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे, न्यूयॉर्क अमेरिका में, और महासचिव इसके एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो जिस दिन इसकी स्थापना होती है उसी दिन इसको संयुक्त राष्ट्र संघ मनाया जाता है, जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 में किसे चुना गया, तो इनका नाम आता है मेरी एयरपस। कहां की रहने वाली है, ब्रिटेन की रहने वाली है। कौन सा खेल खेलती है, ये फुटबॉल खेलती है। कौन सी पोजीशन में खेलती है, तो ये गोलकीपर है। और इनको अंतरराष्ट्रीय ग्लोब, एक बड़ा पुरस्कार होता है जो किसको दिया जाता है, गोलकीपर को दिया जाता है, वो भी इनको दिया गया। इसका एक बड़े पुरस्कार से जो है संडे टाइम्स स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी इनको किनको नवाजा गया है, ये भी एयरप्स को ही नवाजा गया है। इसके अलावा अगर उपविजेता की बात करें तो स्टुअर्ट ब्रॉड, ये भी एक खिलाड़ी, और इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया। जबकि मेरी एयरपस जो इंग्लैंड की गोलकीपर है, उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव पुरस्कार, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भी इनको दिया गया। नॉर्थ वेस्ट बोल्ड जो फुटबॉल अवार्ड्स बिली सुमर इम्पैक्ट 2023, उस पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया। संडे टाइम्स स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी इनको नवाजा गया 2023 में। बीबीसी जो अभी प्रश्न जो पूछा जा रहा है, बीबीसी फुटबॉल ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड भी किसको दिया गया, इन्हीं को दिया गया है। अब बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जो ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, उसकी जो राशि कितनी होती है, और पुरस्कार का जो है उसकी शुरुआत होती है 1954 में, और प्रथम विजेता क्रिस्टोफर चेटवे, और 2022 के जो विजेता है जिनका नाम बेथ मीड है। तो वर्तमान में इंग्लैंड की गोलकीपर खिलाड़ी जो फुटबॉल खेलती है, उनको जो है 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। विशेष रूप से देखा जाए सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर गोल्डन ग्लव्स के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, जबकि संडे टाइम स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में 5वां टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता, तो अभी 2018 से इसकी शुरुआत होती है। कौन सी, 5वें टेनिस प्रीमियर लीग की। किसने जीता इस बार जीता इसने बेंगलुरु एसडी मोरोक्सिक्स ने। किसको हरा करके जीता, तो ये जीता किसको, बंगाल विजिटर्स को हरा करके, और 5वां खिताब अपने नाम किया है। सबसे ज्यादा अगर पुरस्कार को जीतने वाली किसमें, 5वें टेनिस प्रीमियर लीग में, तो उस टीम का नाम क्या है, हैदराबाद स्ट्राइकर्स जो है, इसने सबसे ज्यादा पुरस्कार ये जीता है। ये कह सकते हैं खिताब अपने नाम किया है। 2018 के अंदर इसको स्थापित किया गया, और टेनिस में नवोदित खिलाड़ियों को और ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए इस प्रकार की घरेलू जो टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। अभी हाल ही के अंदर टेनिस हॉल ऑफ फेम के अंदर 2 भारतीय खिलाड़ियों को चुना गया। कौन कौन से थे, भारतीय वेटरन खिलाड़ी जिनका नाम है लिएंडर पेस,
लिएंडर पेस और साथ में है विजय अमृतराज। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को इस पुरस्कार से नवाजा गया। सबसे उम्रदराज एटीपी टूर फाइनल्स के अंदर जीतने वाले खिलाड़ी जिनका नाम कौन सा है? रोहन बोपन्ना। कहां क्षेत्र से आते हैं वो? रोहन बोपन्ना भारतीय मूल के खिलाड़ी। इन्होंने भी अभी एटीपी टूर का जो टूर्नामेंट हुआ था उसके फाइनल जीतने वाले खिलाड़ी सबसे उम्रदराज भी वो बने। नाम किनका क्या है? रोहन बोपन्ना है। इसके अलावा अटलांटा के अंदर भारतीय टेनिस की अगर बात करें तो वहां पे अगर सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो लिएंडर पेस ने भारत का पहला टेनिस कैटेगरी के अंदर कोई कांस्य पदक जीता। वो किसने जीता? लिएंडर पेस ने जीता है। बहरहाल आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो कौन सा? बेंगलुरु एसजी मारूफ ने 5वां खिताब जीता। किसको हरा करके जीता? बंगाल विजडार्स को जीता। और सबसे ज्यादा अगर हैदराबाद स्ट्राइकर्स है उन्होंने इस खिताब को अपने नाम किए हैं। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। बेंगलुरु मारूफ ने जीता है और किसको हरा करके जीता? बंगाल विजडार्स। टेनिस का जो है संस्करण होता है 2018 में प्रथम विजेता ब्लैक पैंथर से, सर्वाधिक विजेता हैदराबाद स्ट्राइकर्स है। टेनिस हॉल ऑफ फेम के अंदर अगर किसी खिलाड़ी ने अपनी जगह बनाई है तो 2 भारतीय खिलाड़ी है जिनका नाम है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। रोहन बोपन्ना जो है वो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने जिन्होंने एटीपी टूर के अंदर फाइनल के अंदर जीतने का रिकॉर्ड कायम करा। ये आप इस टीम जो है वो पिक्चर्स के माध्यम से इस टीम की फोटो। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 8। हाल ही में रुबेन अजार को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? इजराइल। इजराइल ने भारत के अंदर अपना राजदूत नियुक्त किया है। इजराइल वर्तमान में चर्चाओं में बना रहा है, हम सब लोगों को विदित। इसके अलावा ये जो रुबेन अजार है ये और देशों का भी काम देखेंगे। किसका देखेंगे? ये देखेंगे श्रीलंका का भी। कहां से देखेंगे? यहीं से देखेंगे। श्रीलंका हो गया और भूटान हो गया, 2 ऐसे देश जिनका कार्य भी यहीं से वो देखेंगे। हम लोगों ने पहले भी एक सेशन के अंदर चीज एक करी थी जिसके अंदर उत्तरी कोरिया ने नेपाल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था और कारण यह था कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं और हम वहां पे अपना राजदूत बिठा नहीं सकते, वहां पे अपनी एम्बेसी नहीं खोल सकते। तो उन्होंने दिल्ली के अंदर नेपाल और भारत दोनों को संयुक्त रूप से कार्य देखने के लिए उत्तरी कोरिया ने भी ऐसा ही किया था। बहरहाल आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अंदर भी यह है कि गौरतलब यह है कि भारत के अंदर भी इजराइल जो भी राजदूत आएंगे वो किसका देखेंगे? वो श्रीलंका और भूटान दोनों देशों का कार्य भी यहीं से संपादित करेंगे। चलिए इसके अलावा देख लेते हैं कि वर्तमान में इजराइल क्यों चर्चाओं में बना रहा। जैसा कि मैंने पिछले वाले प्रश्न के अंदर आपको बताया कि वर्तमान में इजराइल के अंदर और हमास के बीच में लंबे समय से युद्ध चला रहा है, लगभग 3 महीने के आसपास होने लगे। और देखते इजराइल के नोर गिलोन का क्या लेंगे? स्थान लेंगे। श्रीलंका और भूटान में भी अनिवासी राजदूत के रूप में भी कार्य करेंगे। पहले विदेश मंत्रालय में इजराइल में अमेरिका, चीन आंतरिक कार्यबल के प्रमुख के तौर पर भी इन्होंने क्या किया है? काम किया है। हाल ही में इजराइल द्वारा अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली आयरन स्टिंग, इससे पहले आयरन डोम्स हुआ करती थी और वर्तमान में जब हमास का जब अटैक हुआ तो यहां पे इसकी कमी उजागर हुई थी। उसके बाद में इजराइल ने अत्याधुनिक एक जो है वो नई रक्षा प्रणाली को विकसित करा और उसका नाम क्या था? आयरन स्टिंग था। ऑपरेशन, अब कौन कौन से ऑपरेशन? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय के अंदर इजराइल हमास युद्ध के अंदर इजराइल में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए इस प्रकार का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। और स्वॉर्ड ऑफ आयरन यह है कि हमास के हमले को रिटालिएट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन। ये इजराइल के द्वारा हमास के ऊपर चलाया गया ऑपरेशन था। जबकि ऑपरेशन अलक्सा, ये कह सकते हैं अलक्सा जो फ्लड है वो किसने चलाया? ये चलाया हमास ने। वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान में यूएनओ के अंदर बार बार जो है वो विश्व के अनेक देशों के द्वारा युद्ध रोकने को, संघर्ष विराम को वहां पे प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए इस प्रकार की वार्ता करे जाने का आग्रह इजराइल से बार बार किया जा रहा है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजों को जाना। चलिए जान लेते हैं आज का 9वां प्रश्न। हाल ही में एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? विश्व की नंबर 6 पोजीशन पे हासिल करने वाली भारतीय एयरलाइन जो सबसे सस्ते सफर को करवाने का कार्य करती है उस एयरलाइन का नाम है कौन सा? इंडिगो। स्थापना कब होती है? 2006 के अंदर इसकी स्थापना हो जाती है और वर्तमान में ये चर्चाओं में बनी रही है। 500 एयरक्राफ्ट ऑर्डर करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है? वो भी कौन सी बनी है? इंडिगो ही बनी है। और अभी वर्तमान में 100 मिलियन यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने वाली अगर एयरलाइन कौन सी बनती है वो भी कौन सी बन रही है? वो भी इंडिगो ही बन रही है।
देख लेते हैं इसके बारे में कुछ नीचे। मार्केट कैप के अनुसार 1.15 लाख करोड़ वाली कौन सी है ये एयरलाइन है। छठवां स्थान है इसका विश्व के अंदर। और इंडिगो की स्थापना 2006 के अंदर हो जाती है। हाल ही में इंटरग्लोब एंटरप्राइज द्वारा अमेरिका के साथ में इन्होंने बड़ा एक समझौता किया है, जिसमें 2026 तक ये आकाश के अंदर एयर टैक्सी बनाने का और उसको उड़ाने का या यात्रियों को ले जाने का संचालन करने का काम भी इंडिगो के द्वारा अभी एक अति महत्वाकांक्षी योजना पे भी क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है। विशेषता मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता ही चुका हूं कि सबसे सस्ते सफर अगर करवाने वाली भारत की अगर सबसे बड़ी कोई एयरलाइंस कंपनी है जिसका नाम क्या है, इंडिगो एयरलाइंस है। 500 एयरक्राफ्ट ऑर्डर करने वाली पहली कंपनी बनी है विश्व के अंदर, वो कौन सी बनी है, इंडिगो एयरलाइंस बनी है। चलिए जान लेते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न। हाल ही में कौन सा इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग मुंबई की टीम के मालिक कौन बने हैं? तो ये अभी कब होगी, ये होगी मार्च के अंदर 2024 के अंदर होगा। और ये एक टेनिस बॉल से खेली जाने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता जिसके अंदर T10 होगा। T10 की वैसे अगर बात करें तो बीसीसीआई के द्वारा भी 2024 तक T10 एक प्रीमियर लीग कराने की योजना पे भी भारत काम कर रहा है या बीसीसीआई काम उस पर कर रहा है। हालांकि अभी मार्च और मई के मध्य आईपीएल 2024 भी खेला जाने वाला है। ये भारत का 70वां संस्करण होगा। हाल ही दुबई के अंदर यहाँ पे खिलाड़ियों की नीलामी भी की गई। और मैं आपको रिवीजन कराता चलूं कि सबसे ज्यादा महंगा अगर कोई खिलाड़ी बिका, जिनका नाम क्या था, मिचेल स्टोक को 24.75 करोड़ के अंदर किसने खरीदा, ये खरीदा कोलकाता नाइट राइडर्स से। इसके अलावा पेट कमिंग्स भी ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन गेंदबाज के तौर पे जाना जाता है। और उसके बाद में उनको भी हैदराबाद सनराइजर ने 20.5 करोड़ के अंदर इनको खरीदा था। ये भी वर्तमान के अंदर इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर इसको शामिल किया गया है। आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के अंदर मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं? भारत के बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन, जिनको बॉलीवुड का शहंशाह भी कहा जाता है, और उन्होंने इस टीम को खरीदा है। इसकी शुरुआत 2 मार्च से लेकर के और 7 मार्च या 9 मार्च के आसपास ये टूर्नामेंट आयोजित होगा। और कहां पे होगा, ये मुंबई के अंदर होगा। ये टेनिस बॉल से खेला जाएगा और ये T10 जो है वो प्रतियोगिता होगी। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीज। अमिताभ बच्चन इसको खरीदा। और भारत का पहला टेनिस बॉल टूर्नामेंट है जो 2 से लेकर के 9 मार्च 2024 के बीच में मुंबई के अंदर संपादित किया जाएगा। टीमें इसके अंदर भाग लेने वाली है, कितनी, 6 टीमें इसमें भाग लेने वाली हैं। बीसीसीआई के द्वारा हाल ही के अंदर जो है इस प्रकार का निर्णय लिया गया कि हम भी भविष्य में यह कह सकते हैं कि 2024 के अंदर हम भी T10 जो है वो प्रीमियर लीग कराने का विचार कर रहे हैं। इसके अलावा अक्टूबर के अंदर जो है इस प्रकार की लॉन्च करने की घोषणा ये की जाएगी, जबकि आईपीएल 2024 जिसका 17वां संस्करण जो है वो मार्च से और मई के बीच में भारत के अंदर खेला जाएगा। चलिए जान लेते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस देश से भारत का थर्मल कोयला आयात नवंबर में 2 वर्ष में सबसे उच्च स्तर पे रहा है? भारत के अंदर वैसे देखा जाए तो कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट सबसे उन्नत क्वालिटी का कोयला जो सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है। लेकिन थर्मल आयात करने के लिए ऊर्जा को बनाने के अंदर भी कोयले का उपयोग किया जाता है। परंपरागत रूप से देखा जाए तो जो ये जीवाश्म ईंधन है, और इसके लिए हम ये सबसे ज्यादा आयात कहां से करते हैं, हम करते हैं अमेरिका से करते हैं। तो जिसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, अमेरिका, जहां से सबसे ज्यादा जो थर्मल कोयला है उसका आयात हम लोग वहां से करते हैं। अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम इस प्रकार की चीजें करते रहते हैं, जिसमें एक तो गैर जीवाश्म होता है, एक जीवाश्म ईंधन होता है। तो एक तो परंपरागत और गैर परंपरागत जितने भी प्रकार के जो रिसोर्सेज है उनका हम उपयोग करते हैं। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। नवंबर में लंबी अवधि के थर्मल कोयले का आयात में उल्लेखनीय वृद्धि करके, जिसमें 1.6 मीट्रिक जो टन है इसका आयात हमने करा। नवंबर में कुल 17.51 मीट्रिक टन थर्मल कोयले का हमने क्या किया, वहां से आयात किया। अधिशेष घरेलू आपूर्ति आयात करने के भारत के प्रयास से प्रेरित अमेरिका से लंबी दूरी पे कोयला हमने कार्गो के माध्यम से वहां पे मंगाया है। मीट्रिक टन के 2 वर्ष के उच्चतम स्तर पे पहुंच गए। इसीलिए जो प्रश्न बनाया गया, भारत और अमेरिका के बीच में वर्तमान में वज्र प्रहार, इसके अलावा 2+2 वार्ता है, वो भी हम अमेरिका के साथ में करते हैं। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष के क्षेत्र के अंदर
स्पेस टेक्नोलॉजी और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके अंदर विदेशी वीजा के मामले में भी हम अमेरिका के साथ में बड़ा व्यापार करते हैं, और भारत का सबसे बड़ा रणनीतिकार अगर सहयोगी है वो भी कौन सा है? अमेरिका है। तो आज प्रश्नों के माध्यम से आपने जाने ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।